टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड जीएस की बेस्ट बुक की, जो कि सृष्टि पब्लिकेशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जबरदस्त बुक है ये। और हर भर्ती बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है, अपने विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्वेश्चन बैंक होते हैं। इसको इसमें ध्यान में रखा गया है। और ये जो पुस्तक तैयार की गई है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में, 1 2 3 सालों में, सभी परीक्षाओं में जो जीएस वाला भाग है उसको कवर किया गया है। उसके प्रश्न और आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर ये लिखा भी है कि कौन कौन सी परीक्षाओं के इसमें प्रश्न और उनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। एलटी ग्रेड, जीआईसी, डैट प्रवक्ता, जैसी टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं लोक सेवा आयोग के, सारे टीचिंग के एग्जाम के जो जीएस वाला भाग है वो इसमें कवर किया गया है। संपादक इसके डॉक्टर सुशील जायसवाल, उसमें ये चर्चा में आए थे जब आरओ की इनकी एक बुक आई थी जिसमें 80% प्रश्न फंस गए थे। और ये जो बुक है वो केवल एलटी ग्रेड की काम नहीं आएगी। ये बुक एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, जितनी परीक्षाएं सभी में ये बुक काम आएगी। यहाँ पर आप लोग अंदर देख भी सकते हैं। और छोटी सी बुक है और बस गागर में सागर वाला काम किया इन्होंने। यहाँ पर ये देखिए, ये जितने भी एग्जाम है ये सारे एग्जाम के प्रश्न और उत्तर चैप्टर वाइज इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये। इसमें जो करंट अफेयर का वाला भाग है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्राचीन इतिहास वाला जैसे चैप्टर है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर पूछे गए लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता में या एलटी में पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आश्रम पद्धति वाली परीक्षा हो। इसकी एक खासियत और इस बुक की, इसमें प्रश्नों का जो आंसर दिया गया है वो काफी अच्छी तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न उदाहरण के रूप में लेते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 18 पुराण इसका आंसर है। लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया, अगर यही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो यहाँ पर ये नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक और प्रमाणित है। इसी तरीके से जितने भी आंसर वो काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो ये जो बुक है आपको प्रयागराज में मिल जाएगी, वाराणसी में मिल जाएगी। और ये स्क्रीन पर आपको इनका कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप लोग वहां से मंगवा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के बारे में एक क्वेश्चन आया है। देखिए एक चीज और कि कितना इसमें लेटेस्ट पूछा गया है। बिल्कुल इसका जो आंसर है, ये कोशिश की गई है कि आपको आपसे एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। यहाँ पर लिखा 2014 का, ये पुराना पेपर था 13 वाला, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता कौन। अब आप कहेंगे कि ये तो 14 का प्रश्न नहीं, इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है वो 25 वाला दिया है। 14 का इसका आंसर तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर 25 में बताया कि 25 में ये पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। अक्टूबर तक के आंकड़े आपको इसमें मिल जाएंगे। करंट अफेयर वाला भाग जो है सारे प्रश्न में इसी तरीके से है। जो करंट अफेयर जो पूछा गया पिछली भर्तियों का, उसका आंसर दिया गया 25 के हिसाब से। तो इस पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हैं। ये बुक आप लोगों को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, गोरखपुर सभी जगह मिल जाएगी। और यहाँ पर ये कांटेक्ट नंबर भी है और आप लोग कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं सबसे पहले अब बिहार की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लिखा है नीतीश 10वीं बार लेंगे शपथ, पुराने फार्मूले पर ही बनेंगे मंत्री। और बिहार में चुनाव हो चुके हैं और अब फिर से भर्तियां शुरू होंगी, क्योंकि आचार संहिता की वजह से भर्तियां रुक गई थी। और यहाँ पर लिखा है कि बिहार में सरकार गठन के फार्मूले पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में सहमति बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार रात जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में 6 विधायक पर एक मंत्री के फार्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। जिस पार्टी के अगर 6 विधायक होंगे तो उसको एक मंत्री पद दिया जाएगा। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि नीतीश आज दे सकते हैं इस्तीफा और 20 तारीख को दोबारा शपथ ग्रहण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो 6-1 वाला मैं अभी बता रहा था, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 15 मंत्री बन सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड के 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं और 2 डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। में आचार संहिता समाप्त हो गई है और जो चुनाव के समय चूंकि आचार संहिता लागू हो जाती है तो नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी नहीं होते हैं। तो अब फिर से बिहार से भर्तियों के विज्ञापन शुरू होंगे।
लिखा है सूबे में आचार संहिता खत्म कर दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर के लागू आचार संहिता समाप्त हो गई है। सोमवार से सामान्य दिनों की तरफ विकास एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन होगा। रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित सभी 243 सदस्यों की सूची और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी गई है। लिखा कि 40 दिन तक लागू रहेगी आचार संहिता। और रही बात टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 में अभी देरी होगी, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा 31 जिलों से अध्यापकों की नहीं मिली है रिक्त पदों का जो विवरण है वो जुटाया जा रहा है। लिखा है कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली में देरी होगी, क्योंकि अब भी 31 जिलों से कक्षा 1 से 12 तक में शिक्षकों की रिक्ति विभाग को नहीं मिली है। मात्र 7 जिले रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बांका व गया ने ही शिक्षकों की रिक्ति भेजी है। सभी जिलों से रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही अध्यापकों की नियुक्ति यानी टीआरई 4 के लिए जो रिक्तियां हैं, जो अध्याचन है, वो बीपीएससी को भेजा जाएगा। राज्य में लगभग 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से सूची मांगी गई है और लगभग 26,000 पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद ये जानकारी दी गई है। उसके बाद में टीआरई 5 की वैकेंसी आएगी अलग से। तो अभी तो एस्टेट की परीक्षाएं ही चल रही है, लिखा है, और हो सकता है कि चुनाव के बाद में प्रक्रिया में तेजी आए। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है जो चीफ जस्टिस ने कहा है दोबारा। इसके पहले भी एक बार कह चुके हैं कि आरक्षण में बदलाव होना चाहिए, और जिस आरक्षण की उन्होंने बात की है वो दलित आरक्षण की है कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण होता है उसमें क्रीमी लेयर नहीं होता है, ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है। यानी कि ओबीसी में जो अमीर वर्ग है उनको आरक्षण नहीं मिलता है शैक्षिक संस्थानों में, नौकरियों में। उसी तरीके से इनका ये कहना है कि एससी कैटेगरी में भी आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। जो अमीर वर्ग है एससी में, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। इस पर कई बार विवाद भी हो चुका है, बहुत सारे लोग हंगामा करने लगते हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जो 10 लाख के ऊपर वाले हैं या जो अमीर एससी है वही इसका विरोध करता है, और वही ज्यादातर एससी का नेतृत्व भी करते हैं। तो जो वास्तव में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश है। इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, खुद अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इन्होंने दोहराया है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में वह क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्षधर हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि आरक्षण में आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब किसान के बच्चों से नहीं की जा सकती है। गरीब किसान नहीं, वो किसान भी नहीं है, बस केवल गरीब है। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायाधीशों से आमतौर पर अपने फैसलों को सही ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है, और मेरी सेवानिवृत्ति में अभी लगभग 1 सप्ताह बाकी है, और मेरा मानना है कि क्रीमी लेयर अलग होना ही चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों एससी व एसटी के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए नीति बनानी चाहिए। तो ये चर्चा कई बार हो भी चुकी है। जब टीना डाबी ने आईएएस टॉप किया था, उनकी माँ भी आईएएस थी, पिता भी आईएएस थे, और बीच बीच में इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो आईएएस अधिकारी हैं, ये बड़े जस्टिस हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं अनुसूचित जाति के, उनके बच्चे और जो समान एससी हैं उनके बच्चों के बीच में किस तरीके से कंपटीशन हो सकता है, किस तरीके से दोनों बराबर हो सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि जस्टिस गवई ने एक कार्यक्रम में बताया कि भारतीय संविधान स्थिर नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर हमेशा मानते थे कि इसे विकासशील, जैविक और अत्याधुनिक जीवन दस्तावेज होना चाहिए, और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना की गई थी कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां बहुत उदार हैं। वहीं यह भी कहा गया था कि कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के 2/3 बहुमत के अनुमोदन की जरूरत होती है, और इस तरह से संशोधन करना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें संशोधन होना चाहिए, और जल्द से जल्द एससी कैटेगरी के जो आरक्षण उसको 2 भागों में बांटना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लिखा क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ अन्य के फैसले के अनुरूप लागू होनी चाहिए, यानी जो व्यवस्था ओबीसी पर लागू है वही अनुसूचित जातियों पर लागू होनी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कुछ छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे। लिखा है यहाँ पर कि टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के संबंध में। नीचे लिखा, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय धराशायी हो गया है, और ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। आपसे अपील है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए ऐसे में जरूरत है कि छात्रों के मानसिक उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए तत्काल
असिस्टेंट प्रोफेसर की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करके उसका साक्षात्कार कराने, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को संपन्न कराने सहित नए विज्ञापन को जारी करने को लेकर के शासन से दिशा निर्देश लें और तत्काल कार्रवाई को आगे गतिमान करें। छात्रों में निराशा, हताशा, उदासी बनी रहेगी, बेकरारी बनी हुई है। शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज। क्या कहा जाए इस आयोग को? और केवीएस एनवीएस में जो बम्पर भर्ती आई हुई है उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है और आपने देखा था कि अदर राज्यों से वैकेंसीज आ रही हैं, खासतौर से दिल्ली से भी ट्रिपल एसबी से टीजीटी की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसके तुरंत बाद केवीएस एनवीएस की भी भर्ती आ गई है। तो जिन विद्यार्थियों के अंदर योग्यता हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर इसमें लास्ट डेट है। पदों की संख्या भी काफी ज्यादा है। लगभग टीजीटी पीजीटी के 12,798 पदों पर भर्ती होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ में इसमें गैर शैक्षणिक पद भी हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, लाइब्रेरियन वगैरह के। तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग देख लें और यहाँ पर इस वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है और अलग अलग विवरण भी यहाँ पर दिया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर के जो पद हैं वो कितने, उसकी योग्यता क्या है। वाइस प्रिंसिपल के पद 58 है, उसकी योग्यता भी आप देख सकते हैं। अधिकतम आयु देख सकते हैं 45 साल की है और पीजीटी ये 2,996 पद हैं। इसकी यहाँ पर लिखा हुआ 50% अंकों के साथ में बीएड और पीजीटी के लिए योग्य अधिकतम आयु 40 साल यहाँ पर लिखी है और ये टीजीटी के 6,215 पद हैं। उसमें संबंधित विषय में स्नातक और बीएड किया हो और सीटेट सेकंड वाला उत्तीर्ण किया हो और 35 साल की अधिकतम आयु हो। और यहाँ पर लाइब्रेरियन के पद के बारे में भी जानकारी दी गई है। 137 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती है, लाइब्रेरी साइंस और ये इंफॉर्मेशन। इसमें भी 35 साल अधिकतम आयु के विद्यार्थी ही आवेदन कर पाएंगे और प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी आई है 3,365 पदों पर। 12वीं के साथ में डीएलएड बीएलएड वगैरह किया हो, जीबीटी वगैरह किया हो तो वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे और प्राइमरी वाला सीटेट, ये हाँ सीटेट पास किया हो और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा की ना हो। टीयर 1 होगी, टीयर 2 होगी और साक्षात्कार होगा। ये चयन प्रक्रिया है। अगली सूचना 69,000 की है, फिर बाद में टीआरई 4 की चर्चा हम लोग करेंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई कल होगी। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 जो आरक्षण को लेकर के जो विवाद हो गया था उसकी सुनवाई कल होनी 18 तारीख को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच में और उम्मीद है कि कल इस पर आर्डर रिजर्व हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कितनी आ रही है? हमरा 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर? हाँ 200 से ऊपर है? हाँ। क्या बात है? इस लड़ाई में कौन